वी स्टार्ट विद अवर फर्स्ट डेफिनेशन, और डेफिनेशन कौन सी है? कंज्यूमर। क्यों भाई? हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सर कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर कौन है? इट्स मतलब कंज्यूमर मतलब कौन? कंज्यूमर, अभी तक तो हमको जर्नल पता होगा सब कुछ कि भाई हम सामान खरीदने जा रहे हैं, हम कंज्यूमर हैं, ठीक है, अभी तक तो हमको जर्नल पता है ना। मगर आप देखिए लॉ के हिसाब से, इस कानून के हिसाब से कंज्यूमर किसको बोला गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। चलिए अब ये कंज्यूमर की डेफिनेशन ये आपकी लिखी हुई है अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7। 2 क्लॉज 7 में आपकी डेफिनेशन है और ये पूरा लिखा हुआ, मगर यहां से इस पे आने से पहले मैं आपको नीचे लेके आता हूं। मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको एकदम आपका कंसाइज किया हुआ, ठीक है, एकदम डायग्रामेटिक फॉर्म है। इसको पहले हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म से करेंगे, उसके बाद वी विल गो टू द ऊपर आके अपना देखेंगे, ठीक है, रीडिंग करेंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। आपको अगर ये डायग्राम समझ आ गया, बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया, आप समझ लेना आपकी डेफिनेशन हो गई। जितना ऊपर लिखा है ना 2 पैराग्राफ, आप समझ लेना आपका हो गया। तो इसको बड़ा ध्यान से अब आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर कौन है भाई साहब? कंज्यूमर, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन। लो भाई साहब, पहले तो बोल रहा है कंज्यूमर का मतलब कोई भी इंसान, एनी पर्सन। अब ये एनी पर्सन जो है ना बेटा, पर्सन की डेफिनेशन भी है नीचे, पर्सन को भी डिफाइन किया गया है। द वर्ड पर्सन इज ऑल्सो डिफाइंड। एनी पर्सन, मैं आपको बता देता हूं, दिस पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31। और नीचे डेफिनेशन है, नीचे डेफिनेशन है, अभी मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा, ठीक है, नीचे डेफिनेशन है। बस मैं आपको इन जनरल बता देता हूं। पर्सन, एनी पर्सन लिखा है। एनी पर्सन का मतलब बेटा दोनों है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो आपका आर्टिफिशियल बॉडी हो। नेचुरल भी इसके अंदर आता है और आर्टिफिशियल भी आता है, ठीक है। नेचुरल मतलब हम जैसे इंसान भी आ जाएंगे, और चाहे तो सर आपका कंपनीज एंड ऑल, पार्टनरशिप एंड ऑल, ये सब इसके अंदर आ जाएगी, एचयूएफ एंड ऑल सब इसके अंदर आएगी। समझ आ रहा है? क्लियर है? आता है समझ कि नहीं आता समझ? अभी आगे आएगा पर्सन की मैं डेफिनेशन आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बस अभी आप ये समझ के चलो कि नेचुरल पर्सन भी और आर्टिफिशियल पर्सन भी। क्लियर है? तो भाई कंज्यूमर मतलब कोई भी वो इंसान हु बाइज द गुड्स। पहले हम लोग इधर आते हैं लेफ्ट साइड पे, हु बाइज द गुड्स। जो भी इंसान क्या कर रहा है, गुड्स को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, खरीद रहा है, वो क्या है? कंज्यूमर है। पहली बात तो यहां पे खत्म हो गई, पहली बात यही खत्म हो गई। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज द गुड्स। आप कोई दुकान पे गए, आपने उससे सामान खरीदा, आपने उसको पैसा दिया, आप कंज्यूमर है भाई साहब, आप क्या है? कंज्यूमर हो गए, अगर यहां पे देखा जाए, ठीक है। बाकी आगे एक्सेप्शन एंड ऑल देखेंगे, मगर अभी इन जनरल बोल रहा हूं, ठीक है। आप एक मोबाइल शॉप पे गए, आपने मोबाइल खरीदा, पैसा दिया और मोबाइल ले आए अपने यूज करने के लिए, आप कंज्यूमर हो गए, पहली बात, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड्स, और इंक्लूड क्या करता है? एनी लॉफुल यूजर ऑफ सच गुड्स who uses the goods with the permission। ओहो, और इंक्लूड क्या कर रहा है? एनी लॉफुल यूजर ऑफ सच गुड। लॉफुल यूजर किसका? ऑफ सच गुड। मतलब सच गुड का मतलब उस गुड का, जो गुड्स आपने खरीदा, वो आप कंज्यूमर हो गए, पहली बात तो आप कंज्यूमर हो गए, ठीक है। दूसरा, उसी गुड्स का अगर कोई लॉफुल यूजर है, लॉफुल यूजर का मतलब क्या यहां पे हो रहा है? लॉफुल यूजर का मतलब क्या? लॉफुल यूजर का मतलब हो रहा है द पर्सन हु इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर गुड, जिसको आप खरीद के लाए, विद योर अप्रूवल, विद योर परमिशन, तो उसको भी हम कंज्यूमर मानेंगे, उसको भी हम कंज्यूमर मानेंगे। पापा गए शॉप पे, ठीक है, एक फोन उन्होंने खरीदा, तो पापा इज अ कंज्यूमर, पापा इज अ कंज्यूमर। पापा ने वो फोन घर पे लाके अपने बच्चे को दे दिया, क्योंकि उनके बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स से वो सीएस क्वालिफाइड किया था, ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर उसने बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करा, ठीक है, पेपर क्वालिफाई करा। तो पापा ने क्या करा? शॉप गए, शॉप से मोबाइल खरीदा, पापा बन गए कंज्यूमर। बन गए कि नहीं बन गए? सर यहां बन गए, बाइज द गुड, बाइज द गुड, ठीक है। एंड इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड लॉफुल यूजर ऑफ सच गुड्स। लॉफुल यूजर मतलब जो पापा की परमिशन से, अप्रूवल से उस गुड्स को यूज कर रहा है, दैट पर्सन इज ऑल्सो द कंज्यूमर। तो पापा ने क्या किया? अपने बच्चे को वो फोन दिया कि बेटा ले, तेरे लिए फोन लेके आया हूं। समझ आ रहा है? तो क्या वो बच्चा भी कंज्यूमर हो गया?
क्या वो बच्चा भी कंज्यूमर हो गया? बच्चा देखिए फोन खरीदने नहीं गया, बच्चा फोन खरीदने नहीं गया, मगर क्या वो कंज्यूमर है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। एज पर दिस डेफिनेशन वो बंदा भी, वो बच्चा भी क्या हो गया? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का मतलब यहां पे क्या बोल रहा है? एनीवन हु बाइज द गुड्स, या तो नहीं, बाइज द गुड्स या तो नहीं बोल रहा, एंड इंक्लूड्स बोल रहा, और इंक्लूड किसको और कर रहा है? एनी लॉफुल यूजर ऑफ दैट गुड। लॉफुल यूजर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, लॉफुल यूजर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हाईलाइट कर लेना। लॉफुल यूजर ऑफ सच गुड्स, लॉफुल यूजर का मतलब हो रहा है विद द अथॉरिटी, विद द अप्रूवल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक बात सुनिए, एक बंदा जाता है, भाई पापा को ले लीजिए, पापा गए मोबाइल की दुकान से मोबाइल लेके आए, ठीक है, मोबाइल की दुकान से मोबाइल लेके आए, घर पे आते हैं, घर पे आते हैं, मगर कोई बंदा आता है आपके घर पे और फोन लेके चला गया, फोन को चोरी कर ली। समझ आ रहा है? फोन की क्या कर ली? चोरी कर ली। अब वो जो चोर है जिसने फोन की चोरी करी है, क्या वो कंज्यूमर है? क्या वो कंज्यूमर है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो सर, वो कंज्यूमर नहीं है, बिकॉज इज नॉट द लॉफुल यूजर। पापा की अथॉरिटी, पापा के अप्रूवल से नहीं लिया उसने। समझ आ रहा है? पापा कंज्यूमर है मगर वो कंज्यूमर नहीं है। आ रहा है समझ? ठीक है, तो जो लॉफुल यूजर होगा वही आपका क्या रहेगा? बंदा कंज्यूमर होगा। आता है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक मिनट इधर आओ, एक मिनट इधर आइए आप। देखिए, आपको मैं साथ साथ आपको मैं डेफिनेशन ये दिखाता रहूंगा एक बार। देखिए इधर आइए। एनी पर्सन हु यूजेज अ गुड्स एंड सर्विसेज विद द अप्रूवल इज अ कंज्यूमर, विद द अप्रूवल इज अ कंज्यूमर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक चीज आपको बता देता हूं, जो भी स्लाइड्स में ऐसे दिखा रहा हूं, जो चीज मैं लिखूंगा स्लाइड में वो आप साथ साथ लिखेंगे, ठीक है? और जो चीज मैं आपको स्क्रीन पे ऐसे दिखा रहा हूं इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, दिमाग में रखिएगा, एक सेपरेट फोल्डर अपने फोन पे बना लीजिएगा ECIPL के नाम से, ठीक है? और उसमें जो भी मैं फोटोज ये आपके हैं उसको आप वहां पे कैप्चर करके अपने पास रखते जाइए। और अच्छा काम कर सकते हो तो मैं तो बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे ऐसी क्लास में होते थे या दिखाते थे मुझे नोट्स अपना, कि वो फोटो लेते थे और उसके बाद उसका प्रिंट निकाल के अपनी बुक में पेस्ट कर लेते थे, ठीक है? बेटा ऐसे ही बच्चे पास हो जाते हैं, ऐसे ही बच्चे पास हो, अपनी डेडिकेशन से पढ़ाई करोगे एकदम तो आप अपने आप पास हो जाओगे। नोट्स बनाना आपका काम है, देना मेरा काम है। क्लियर है? मैं आपके सामने स्क्रीन पे दे दे रहा हूं, बस आपको क्या करना है, इसको फोटो आप कैप्चर कर लीजिए अपने फाइल, या तो फोन पे आप रख लीजिए अगर आपको इजीली आप रख सकते हो, या तो आपको नोट करना होगा, बाद में आप नोट कर लेना। आप जैसा आपको सही लगे वो करना, छोड़ना नहीं कुछ। बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके सब चीज बनाई जाती है। क्लियर है? सिर्फ आपके लिए नहीं तो मुझे क्या दिक्कत है बेटा? मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरे जब ECIPL आपका खत्म होगा ना चैप्टर, ये पूरा आपका सिलेबस जब खत्म होगा, आप देखोगे, आप सही बता रहा हूं, आप देखोगे आपके पास कम से कम 1000 स्लाइड्स होंगी, कम से कम हजारों स्लाइड आपके पास आ जाएंगी। आप आप बस देखते रहना। समझ आ रही है? मैं जब मैं अपना JIGL जो पढ़ाता हूं, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए उनको पता होगा कि कम से 600 से 700 स्लाइड्स मैं अलग से पढ़ाता हूं। बुक तो अलग है, बुक अलग है, बुक तो आपके पास है ही, उसके अलावा स्लाइड्स का यूज बहुत ज्यादा है मेरी क्लास में, मैं बहुत ज्यादा स्लाइड से यूज करूंगा। क्लियर है? तो आपको मेंटेन करके चलना है सब, ठीक है? क्लियर है? चलिए आते हैं, क्या बोल रहा है? एनी पर्सन हु यूजेज अ गुड्स एंड सर्विसेज विद द अप्रूवल, ये देखिए, विद द अप्रूवल इज अ कंज्यूमर। बाय जो किसने किया वो तो कंज्यूमर है, ठीक है? जिसने खरीदा वो तो है भाई साहब, मगर जो यूज कर रहा है विद द अप्रूवल वो भी क्या है? कंज्यूमर। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ पर्सन बायज द गुड्स दैट मे बी यूज्ड बाय हिज फैमिली मेंबर्स, भाई पापा बच्चे का रिलेशन बताया भी नहीं आपको, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, कब? अपॉन अप्रूवल फ्रॉम द बायर। द एक्ट एम्स टू एक्सटेंड प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द कंज्यूमर अंडर द एक्ट टू द यूजर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज whom may not have bought it। तो इसका मेन मकसद इस एक्ट का क्या है कि भाई साहब जिसने खरीदा उसको तो हम कंज्यूमर मानेंगे और प्रोटेक्शन भी मिलेगी इस एक्ट के अंदर, मगर जो उस चीज को यूज भी कर रहे हैं ना, भले उन्होंने खरीदा रहा हो, मगर जो चीज को यूज भी कर रहे हैं विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पर्सन हु बॉट इट, उसको भी हम कंज्यूमर मानेंगे और उसको भी हम प्रोटेक्शन इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड करेंगे। ये मकसद है। Thus, the law construe users of the goods as a consumers, although they may not be a buyers at the same time। भले उन्होंने ना खरीदा हो मगर उसको हम कंज्यूमर मानेंगे।
The words with the approval of the buyer, with the approval of the buyer in the definition denotes that user of goods should be, देखिए ये आपका है राइटफुल यूजर होना चाहिए, मगर राइटफुल यूजर होना चाहिए। राइटफुल यूजर का मतलब सर क्या हो रहा है, ये लॉफुल यूजर, लॉफुल, समझ आ रहा है, लॉफुल यूजर होना चाहिए, राइटफुल यूजर होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी वन हु हैज ऑब्टेन्ड द गुड बाय अनलॉफुल मीन्स। अनलॉफुल मीन्स से आपने करा है सर, तब नहीं, ठीक है, आपने किसी को धमकाया, बोला कि भाई ये सेलफोन मुझे दे दे, हाँ नहीं तो भाई गायब हो जाएगा तू, भाई साहब ये तो अनलॉफुल मीन्स से आप कर रहे हो, तो आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। आपने चोरी करी, आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। समझ आ रही है। ये केस दिया नीचे, इन द केस दिनेश भगत वर्सेस बजाज ऑटो लिमिटेड, क्या बोल रहा है, अ स्कूटर वॉज बॉट बाय मिस्टर ए एंड देन यूज्ड बाय प्लेंटिफ विद एज कंसेंट। प्लेंटिफ वो बंदा होगा जिसने केस फाइल किया होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ए ने स्कूटर खरीदा, ए की कंसेंट से, मैं प्लेंटिफ को मिस्टर बी ले लेता हूं, ए की कंसेंट से मिस्टर बी ने क्या करा, उस स्कूटर को यूज करा। द प्लेंटिफ टुक द स्कूटर फॉर रिपेयर्स एंड व्हेन प्रॉब्लम अरोज ही सूड द सेलर। लो भाई साहब, अब ए ने स्कूटर खरीदी, अपने दोस्त को दे दी होगी, अपने दोस्त को दिया कि लो भाई चलाओ तुम। अब हुआ क्या, स्कूटर में कोई दिक्कत आ गई, क्लियर है। प्लेंटिफ कहां गया, स्कूटर को लेके रिपेयर के लिए गया, एंड व्हेन द प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई, ही सूड द सेलर, जहां से खरीदी गई थी स्कूटर, जहां से मिस्टर ए ने स्कूटर खरीदी थी, वहां जाके इसने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया उसके अगेंस्ट। द सेलर कंटेंडेड दैट सिंस द प्लेंटिफ डिड नॉट बाय द स्कूटर, वो हो ये बोलता है भाई साहब, मिस्टर प्लेंटिफ ने, जैसे मिस्टर ए ने स्कूटर खरीदा है, इसने स्कूटर मिस्टर बी को दिया था, चलाने के लिए दिया हुआ, या इसकी मर्जी से ये चला रहा है, क्लियर है। तो बी ने क्या करा है, केस फाइल किया है, किसके अगेंस्ट, सेलर के अगेंस्ट। खरीदा किसने है, मिस्टर ए ने, मगर यूज कौन कर रहा है, विद द परमिशन ऑफ ए, मिस्टर बी। समझ आ रहा है। और बी को दिक्कत आई है स्कूटर में, बी ने क्या करा, केस फाइल किया सेलर के अगेंस्ट। ए ने नहीं किया, बी ने करा। अब सेलर कोर्ट में क्या बोल रहा है, सेलर कंज्यूमर कोर्ट में क्या बोल रहा है, सेलर बोल रहा है कि भाई ये जो मिस्टर बी हैं, इनके पास राइट थोड़ी ये फाइल कर देगा, इन्होंने थोड़ी खरीदा है मुझसे स्कूटर। देखिए क्या बोलता है, द सेलर कंटेंडेड दैट since the plaintiff did not buy, Mr. B did not buy the scooter, he was not a consumer and cannot sue। इसने ही अपना बोला वहां पे। तो आप आगे क्या बोला, देखिए, द दिल्ली स्टेट कमीशन ने क्या बोला, दिल्ली स्टेट कमीशन ने बोला, एक मिनट रुकिए, दिल्ली स्टेट कमीशन ने क्या बोला, द दिल्ली स्टेट कमीशन हेल्ड दैट सिंस द स्कूटर वॉज यूज्ड बाय द प्लेंटिफ विद एज कंसेंट, एज की अप्रूवल से, ए की अथॉरिटी से, मतलब मिस्टर बी यहां पे क्या हो गया, लॉफुल यूजर बन गया है। ही वॉज कंज्यूमर अंडर द मीनिंग ऑफ द एक्ट। अगर मिस्टर बी या प्लेंटिफ स्कूटर यूज कर रहा है विद द कंसेंट ऑफ मिस्टर ए, तो हाँ भाई साहब, हम प्लेंटिफ को, जो मिस्टर बी हैं, उसको भी हम कंज्यूमर मान लेंगे, और अगर वो कंज्यूमर है तो भाई साहब वो केस फाइल तो कर सकता है। समझ आ रही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए भाई, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए, इधर आइए, बुक पे आते वापस। चलिए, तो क्या हो गया, कंज्यूमर मीन्स द वन हु बाइज द गुड्स एंड इंक्लूड्स अ राइटफुल या लॉफुल यूजर ऑफ सच गुड्स, ये हो गया कंज्यूमर। अब आगे क्या आ रहा है, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या लिखा है, बट डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड whom, मतलब ये कंज्यूमर नहीं है। डज नॉट इंक्लूड क्या, एनी पर्सन हु बाइज द गुड्स, हु बाइज, अब देखिए बाइज द गुड्स है, अब आप बोलोगे सर जिसने खरीदा वो तो कंज्यूमर, मगर यहां पे आगे चीज क्या लिखी है, हु बाइज द गुड, नंबर वन फॉर रीसेल, और या तो फॉर कमर्शियल पर्पस। अगर किसी ने भी गुड्स को खरीदा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, अगर रीसेलिंग के लिए आपने गुड्स को खरीदा है, तो भाई साहब आप कंज्यूमर नहीं हैं। या तो आपने कोई कमर्शियल पर्पस के लिए किसी गुड्स को खरीदा है, तो भी आपको हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। सही मतलब क्या हुआ, देखते हैं। पहले आते हैं रीसेल पे, आते हैं क्या बोलता है। रीसेल का मतलब क्या हो रहा है, रीसेल का मतलब क्या हो रहा है, सामने वाले से आपने खरीदा और आगे जाके आपने बेच दिया। आपका पर्पस ही यही था, आपने इसीलिए खरीदा है, ठीक है। आपकी बहुत बड़ी सी क्रॉकरी शॉप है, आप गए मैन्युफैक्चरर के पास गए जो क्रॉकरी का है, आपने उससे 1000 क्रॉकरी के डब्बे ले लिए, बड़े बड़े 1000 डब्बे यूज करेंगे आप, नहीं करेंगे सर, 1000 डब्बे तो हम यूज करेंगे नहीं, मेरा तो बिजनेस है, ठीक है। हमारा क्या है, हमारा तो बिजनेस होता है। हमने क्या करा, 1000 डब्बा लिया और क्या करा, आगे फर्दर बेच दिया। समझ आ रहा है। आगे जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैन्युफैक्चरर
होलसेलर, रिटेलर। आप हो होलसेलर, आप क्या हो होलसेलर, आपने मैन्युफैक्चर से लिया और आगे जाकर रिटेलर को बेच दिया। तो आपने क्या करा है, गुड्स की क्या करी है, रीसेलिंग करी है। तो आपने क्या करा है, परचेज ऑफ द गुड्स, बाइज द गुड्स फॉर रीसेल, फॉर रीसेल। समझ आ रहा है? तो आप क्या कंज्यूमर हैं, आपको कंज्यूमर नहीं माना जाए। समझ आ रहा है? अगर आपने गुड्स को खरीदा है फॉर रीसेलिंग पर्पस, आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। आपको मोबाइल का स्टोर है, आपने 1000 मोबाइल, 5000 मोबाइल मांगे। समझ आ रही है? आपने 5000 मोबाइल मंगवाए, किस लिए मंगवाए भाई साहब, किस लिए मंगाए, फॉर फर्दर रीसेल के लिए। आप होलसेलर हो मोबाइल के, आप रिटेल शॉप्स में जाके देते हो। समझ आ रहा है? अपना मार्जिन बना के। तो आपने क्या किया, खरीदा और आगे बेचा। तो किस लिए लिया आपने, रीसेलिंग के पर्पस के लिए आपने करा। तो आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, रीसेल का मतलब एक तरह से बोल दे रहा हूं, बॉट विद द पर्पस, मकसद, पर्पस ऑफ, किस लिए, कौन सा पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम, बेचने के लिए। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम। तो आप क्या कंज्यूमर नहीं है, आप कंज्यूमर नहीं है, आप इस डेफिनेशन में नहीं आएंगे। क्लियर है? आगे, और कमर्शियल पर्पस, और कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आपने, कमर्शियल पर्पस के अगर आपने गुड्स को खरीदा है, तो भाई साहब आप भी उस केस में भी आप कंज्यूमर नहीं है, उस केस में भी आप कंज्यूमर नहीं है। अब कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या, कमर्शियल पर्पस कैसे लेंगे सर? कमर्शियल पर्पस के लिए बेटा देखो, एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल पर्पस के लिए पहली बात तो देखो, क्या बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं कमर्शियल पर्पस का मतलब एक तरह से बोल सकता हूं, शुड, जो भी आपने गुड्स खरीदा है, शुड बी यूज्ड, शुड बी यूज्ड टू मेक प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आपने उस गुड्स का यूज करा है, ठीक है, और आपका बड़ा बिजनेस है, ठीक है, बड़ा बिजनेस है और आपने प्रॉफिट कमाने के लिए उन गुड्स को आप यूज कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे कमर्शियल पर्पस। तो उस केस में आपको कंज्यूमर नहीं मानेंगे, उस केस में आपको कंज्यूमर नहीं मानेंगे। एग्जांपल दूं, एग्जांपल देता हूं। ऐसे कोई होटल्स है, ठीक है, 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल क्या करते हैं, 5 स्टार होटल्स क्या करते हैं, 5 स्टार होटल्स में क्या क्रॉकरीज एंड ऑल यूज होती हैं? यस। 5 स्टार होटल ने क्या किया, क्रॉकरी खरीदी। अब क्रॉकरी उसने किस लिए खरीदी हुई है सर, सो दैट जो वहां पे गेस्ट आते हैं उनको फूड वो सर्व कर सके। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पे उनका पर्पस क्या है, उन्होंने जो गुड्स को खरीदा है, किस लिए खरीदा है, किस लिए खरीदा है, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विसेज वो अपनी प्रॉपर प्रोवाइड कर सके। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे जो कस्टमर्स हैं वो होटल वाले जो क्या करेंगे, उनसे प्रॉफिट कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। और जो बिजनेस है क्या बड़ा है कि छोटा है सर, होटल इंडस्ट्री तो बड़ी होती है, होटल तो बड़े बड़े होते हैं। समझ आ रहा है? तो इस केस में होटल ने जो क्रॉकरीज खरीदी हैं एज अ बायर, उसको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, उसको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। सेकंड एग्जांपल, एक ट्रैवल एजेंसी है, एक क्या है, ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी का जो मालिक है उसने क्या करा है, 50 BMW गाड़ियां निकलवाई, 50 BMW गाड़ियां खरीदी। किस लिए खरीदी है, किस लिए खरीदी है, बताइए भाई, किस लिए खरीदी है, किस लिए खरीदी है? कि वो क्या करता है, उसने गाड़ियां खरीदी, उसको क्या करना है, उसको बड़े बड़े होटल्स में उसके कॉन्टैक्ट है, बड़े बड़े होटल्स में कॉन्टैक्ट है। उसने बताया हुआ है कि भाई साहब मेरे पास 50 BMW है, कि अगर आपको कुछ इधर उधर जाना हो आपके गेस्ट को तो आप मुझसे बता देना, आई विल प्रोवाइड माय सर्विसेज। समझ आ रही है? आ रही है? तो यहां पे जो ट्रैवल एजेंट है जिसने 50 BMW गाड़ियां खरीदी हैं, क्या उसको हम कंज्यूमर मानेंगे? द आंसर इज नो, नो, क्योंकि उसने जो गाड़ियां खरीदी हैं वो अपने कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदी है सर। कमर्शियल मतलब किस लिए, टू मेक द प्रॉफिट, टू मेक द प्रॉफिट। और बड़ा अच्छा खासा उसका बिजनेस है, ठीक है, अच्छा खासा उसका बिजनेस है और उसने 50 गाड़ियां ली हैं। क्लियर है? और किस लिए है, टू मेक द प्रॉफिट्स। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है। अब आप देखते हो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे बड़ी बड़ी मशीन्स भी होती हैं, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, ठीक है, MRI की मशीन होती है, सिटी स्कैन होता है, बहुत सी होती है। अब एक हॉस्पिटल ने 100 मशीन्स खरीदी हैं, ठीक है, अलग अलग 100 मशीन्स उन्होंने खरीदी। आ रहा है समझ? अलग अलग 100 मशीन्स उन्होंने खरीदी हैं।
क्लियर है? क्या वो हॉस्पिटल को हम कंज्यूमर मानेंगे? क्या उस हॉस्पिटल को कंज्यूमर मानेंगे? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्यों नहीं मान रहे हॉस्पिटल कंज्यूमर? क्योंकि सर उस हॉस्पिटल ने जो भी ये आपका प्रोडक्ट्स खरीदे, जो भी ये मशीन्स खरीदी हैं, किस लिए खरीदी हैं सर? किस लिए खरीदी हैं? जिनका मकसद है टू मेक द प्रॉफिट्स, और इनका बड़ा बड़ा बिजनेस है। समझ आ रहा है? तो अगर आपने कोई भी गुड्स को खरीदा है फॉर द कमर्शियल पर्पस में, तो उनको हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। समझ आ रहा है? नहीं मानेंगे। आता है कि नहीं समझ आता है? क्लियर है? मगर अब इस कमर्शियल पर्पस का भी कुछ एक्सेप्शन है। अब किसको हम कमर्शियल पर्पस नहीं मानेंगे, वो भी एक चीज है इसके अंदर, एक्सेप्शन भी है इसकी। इस कमर्शियल पर्पस का भी एक्सेप्शन है। कमर्शियल पर्पस के एक्सेप्शन कैसे? अब आपने सोचो, अब एक ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा। आप क्या करते हैं, या ऐसे मैं ले लेता हूं, एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स रिटायर हो गए, उनकी जॉब थी, जॉब अच्छी खासी चली और रिटायर हो गए। अब उनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब वो बोलेंगे भाई मैं घर बैठे बैठे रह नहीं सकता, मुझसे नहीं रहा जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ काम करना है। एकदम हेल्थ उन्होंने अच्छी बढ़िया मेंटेन करी है, तबीयत एकदम बढ़िया है, तंदुरुस्त है बंदे वो। उन्होंने सोचा एक काम करता हूं, एक मैं गाड़ी ले लेता हूं। उन्होंने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, और उन्होंने उस गाड़ी को आगे नंबर प्लेट जो लगाई वो टैक्सी वाली करवा ली, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, उस गाड़ी को खरीद के टैक्सी की तरह वो चलाना शुरू कर दिया। तो मिस्टर एक्स ने क्या करा है, गाड़ी खरीदी, बायज द गुड्स खरीदा, मगर वो गाड़ी का यूज क्या कर रहे हैं, गाड़ी का यूज क्या कर रहे हैं, एज अ टैक्सी कर रहे हैं, एज अ टैक्सी कर रहे हैं। सर क्या ये कमर्शियल पर्पस के लिए गाड़ी यूज हो रही है, बताइए, क्या ये कमर्शियल पर्पस? सर हाँ कमर्शियल पर्पस तो लग रहा है। तो गाड़ी खरीदी, खुद के लिए पर्सनल यूज के कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, घर में चला रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, कोई दिक्कत नहीं। मगर सर यहाँ टैक्सी की तरह चला रहे हैं वो खुद, तो सर प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, एकदम सही है, कमा रहे हैं, मगर सर ये कमर्शियल पर्पस नहीं है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और उस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, किस लिए? फॉर अर्निंग दी लाइवलीहुड, फॉर अर्निंग दी लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उस प्रॉपर्टी का आप खुद यूज कर रहे हैं, तो उसको कमर्शियल पर्पस नहीं माना जाएगा। समझ आ रहा है? कमर्शियल पर्पस बेटा तभी माना जाएगा जब आपका बिजनेस बहुत बड़े स्केल में हो रहा हो, ठीक है, बड़े स्केल में बिजनेस आप कर रहे हो और प्रॉफिट कमाना आपका मकसद हो, तब आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, 50 गाड़ियां मैंने खरीदी और गाड़ियों को लगा दिया किसमें, ट्रेवल्स में लगा दिया। तो जो 50 गाड़ियां मैंने खरीदी, ठीक है, और ट्रेवल्स में लगा दिया, वो बेटा जो गाड़ियां मैंने खरीदी उसके लिए मुझे कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। मगर यहां पे मैंने एक गाड़ी खरीदी है और मैं गाड़ी खुद चला के अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूं, तो उस केस में मुझे कंज्यूमर माना जाएगा। समझ आ रहा है? ये डिफरेंस है दोनों में। तो कमर्शियल पर्पस का मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि बड़ा पर्पस हो रहा है, बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, बड़ा बिजनेस हो रहा है, उस चीजों को यहां पे लिया जा रहा है। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? बताइए। मैंने जैसे मैं और बोल सकता हूं, मैंने क्या करा, मैं ना 4-5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, 4-5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। मैं 4-5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हो सकता है मैंने उनको पढ़ाने के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदा मार्केट से, ब्लैक बोर्ड लिया, व्हाइट बोर्ड लिया एंड ऑल, जो भी लिया, ठीक है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड एंड ऑल भी लिया कि अच्छे से पढ़ा ले, आजकल डिजिटल जमाना है थोड़ा। तो मैंने उनको क्या करा, एक बोर्ड लिया और कुछ टेबल लगा दी, 1-2 टेबल लगा दी, क्योंकि बच्चे कितने हैं, 3-4 बच्चे हैं, क्लियर है। और मैंने सोचा अब यही करते हैं, 3-4 बच्चों को पढ़ाते हैं, भैया आराम से काम धंधा मेरा बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जी लेंगे। समझ आ रहा है? तो मैंने ये काम करा, जो मैंने टेबल खरीदा, चेयर खरीदी, या ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड मैंने लिया है, क्या उसके लिए मुझे कंज्यूमर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बताइए। या ऐसा बता दो कि सर या ये कमर्शियल पर्पस में आएगा, कमर्शियल एक्टिविटी में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। मगर इसी की जगह मेरा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं 500-1000 बच्चे पढ़ा रहा हूं, हाँ, मैंने उसके लिए 2-3 आप मेरे पास बड़े बड़े हॉल्स हैं, मैंने हर हॉल में बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगवाए हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगवाई हुई हैं, चेयर्स टेबल्स हजारों रखी है मेरे पास। ये सब प्रोडक्ट जो मैंने खरीदे हैं, ये सब प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा है 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या मैं इसके लिए कंज्यूमर हूं? क्या मुझे कंज्यूमर माना जाएगा? द आंसर इज नो, वहां मुझे कंज्यूमर नहीं माना जाएगा।
मगर यहां दूसरे वाले केस में जहां मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं 4 बच्चों को बैठा के, वहां मुझे कंज्यूमर मान लिया जाएगा। समझ आ रहा है? तो कमर्शियल पर्पस क्या हो रहा है, ये हो रहा है। आ रहा है कि नहीं समझ? आ रहा है कि नहीं समझ? बताइए भाई, आ रहा है समझ? क्लियर है? चलिए मैं आपको कुछ स्क्रीन पे फिर से दिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, और कुछ डिसाइडेड केसेस हैं। ठीक है, तो मैं पहले एक बार आपको ऊपर से बता देता हूं। कंज्यूमर मींस द वन हु बाइज द गुड्स एंड इंक्लूड्स हु यूजेस द गुड्स with the approval, with the permission, या बोल सकते हैं who's the lawful user of that particular goods, but it does not include a one who buys the goods for resale or for commercial purpose। आता है समझ? आता है समझ? कमर्शियल पर्पस की डेफिनेशन दिखाऊं क्या? डेफिनेशन देखोगे, कुछ डेफिनेशन नहीं है। गुड्स की जो डेफिनेशन है ना, गुड्स की डेफिनेशन है, वहां पे एक्सप्लेनेशन में नीचे कमर्शियल पर्पस की डेफिनेशन वो दिया गया। मतलब देखिए, अब ये दिखाता हूं, ये देखिए ऊपर लिखा द एक्सप्रेशन कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड। अब कमर्शियल पर्पस में क्या इंक्लूड नहीं होगा उसकी बात कर रहा है, डज नॉट इंक्लूड। या चलिए मैं आपको यहां से दिखाता हूं, ये आपकी बुक में लिखा ही है ऐसे। इधर आइए, यहां से आपको दिखाता हूं एग्जांपल्स के साथ कुछ। इधर आओ, यहां आइए, बहुत डिटेल में मैंने बनाया आपके लिए, बहुत डिटेल में, बुक में तो है ही, ये अलग से डिटेल में बनाया आपके लिए। देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में, देखिए क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 द टर्म कंज्यूमर डज नॉट इंक्लूड अ person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose, चाहे रीसेल के लिए हो चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए हो। Where the expression commercial purpose does not include, मगर कमर्शियल पर्पस में क्या क्या नहीं आएगा वो चीजें, और अगर कमर्शियल पर्पस में चीजें नहीं आएंगी तो बंदा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपने कोई गुड्स खरीदा फॉर कमर्शियल पर्पस, आप कंज्यूमर नहीं है। मगर कोई चीजें ऐसी हैं जहां पे कमर्शियल पर्पस को माना ही नहीं गया है, फिर तो आप कंज्यूमर हो जाएंगे ना। वही बोल रहा है बस। देखिए क्या लिखा है, कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड पीपल, कौन से, हु परचेजेस द गुड्स सोली, पूरे के पूरे किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद से काम धंधा करके अपनी जिंदगी को चलाने के लिए अगर उसको यूज कर रहे हैं हम, तो उसको कमर्शियल पर्पस नहीं मानेंगे। क्लियर है? देखिए, thus when goods are bought for commercial purposes and such purchases satisfies the following criteria, यही डेफिनेशन में आपके लिखा है, जो नीचे लिखा, the goods are used by the buyer himself, बायर खुद से यूज कर रहा है उस गुड्स को, exclusively मतलब पूरी तरीके से, किस लिए, for the purpose of earning his livelihood, समझ आ रहा है, livelihood by means of self employment, by means of self employment। आता है समझ? आता है समझ? तो इस केस में हम उस पर्सन को बायर, वो कंज्यूमर मान लेंगे। समझ आ रहा है? इसको कमर्शियल पर्पस हम नहीं बोलेंगे। क्लियर है? आता है समझ? नीचे आइए, then such use would not be termed as use of a commercial, इसको कमर्शियल पर्पस नहीं माना जाएगा under the act, and the user is recognized as a consumer। The intention is to exclude big business houses। लो आ गया, देखिए आगे लाइन, मैंने आपको क्या बोला था, इंटेंशन क्या, देखिए, the intention is to exclude big business houses, जो बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं उनको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, द इंटेंशन इज टू एक्सक्लूड बिग बिजनेस हाउसेस दैट यूज दीज commodities as a means of earning profit, but include small self-sufficient persons, meaning to earn the income through self-employment। तो मतलब अगर आपने कोई गुड्स खरीदा हुआ है, तो उसके लिए कमर्शियल पर्पस का मतलब ये है कि भाई बड़े बड़े बिजनेस वाले हों, ठीक है, बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए अगर वो गुड्स को यूज कर रहे हैं तो उसको कमर्शियल पर्पस माना जाएगा। मगर कोई छोटा मोटा आदमी है, अपनी अपना रोजी रोटी कमाने के लिए उसको यूज कर रहा है, भले ही कमर्शियल एक्टिविटी में यूज कर रहा है, तो उसको हम कमर्शियल पर्पस नहीं मानेंगे और उस पर्सन को हम कंज्यूमर मान लेंगे। आता है समझ कि नहीं आता है समझ? क्लियर है? आगे आइए, thus if a person, देखिए एग्जांपल आ गया, purchases a taxi or a photostat machines or a sewing machines, वो सिलाई वाली, or any other goods which are to be used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment that will not be deemed to be a commercial purpose, such a person will be considered as a consumer under the Consumer Protection Act।
मैंने आपको पूरा कमर्शियल पर्पस जो एक वर्ड है पूरा आपको बता दिया कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या है। आप लोग देखते हो कि बहुत सी सोसाइटीज होती है, सोसाइटीज के बाद एक टेलर बैठा होता है, देखते हो सोसाइटी के बाद बहुत सी सोसाइटीज ऐसी होती है जिसके बाद एक टेलर बैठा रहता है, एक सिलाई की मशीन लिया रहता है और काम अपना करता रहता है। अब टेलर ने वो सिलाई की मशीन खरीदी है, किस लिए खरीदी है सर? अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए खरीदी है, और लोगों की पेंट में क्या कर रहा है? स्टिचेस लगा रहा है, बटन सिल देता है, फट जाता है पेंट तो उसको सिल देता है, होता है ना, काम करता है कि नहीं करता? तो उस टेलर को जिसने वो स्विंग मशीन खरीदी है, क्या उसको हम कंज्यूमर मानेंगे? द आंसर इज यस। भले ही सर वो प्रॉफिट कमा रहा है, भले ही सर वो प्रॉफिट कमा रहा है अपने, मगर अपनी रोजगारी के लिए, ठीक है, अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा है, तो उसको हम कंज्यूमर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्विंग मशीन मानेंगे। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मगर उसी की जगह कोई बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं जिन्होंने अपने पास 50 टेलर रखे हुए हैं और सभी टेलर के लिए बड़े बड़े मशीन खरीद के ला रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन आ रही हैं, हाँ, क्या उसको हम कंज्यूमर मानेंगे जो बड़े बड़े डिजाइनर्स है? द आंसर इज नो। द आंसर इज, आ रहा है समझ? डिफरेंस समझ आ रही है? डिफरेंस समझ आ रही है? चलिए एग्जाम्पल्स देखिए कुछ आपके लिखे हैं, वैसे मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल दे दिया, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मिस्टर ए बाइज अ ट्रक फॉर अप्लाइंग इट एज अ पब्लिक करियर, देखिए पब्लिक करियर के जरिए बाय हिमसेल्फ एज अ कंज्यूमर, ट्रक को बाय किया है खुद चलाने के लिए, ठीक है, एक गाड़ी ट्रक खरीद लिया है और पब्लिक करियर के लिए, ठीक है भाई, सामान लेके इधर जाना उधर जाना, उसके लिए वो चलाता है, खुद से चलाता है और अपनी रोजगारी कमाता है, ठीक है, रोजी रोटी कमाता है, तो क्या है कंज्यूमर? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। क्लियर है? और इसी की जगह कोई अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, हाँ, और उसने 50 ट्रक खरीद लिए, 100 ट्रक खरीद लिए हैं और गाड़ियां चलवाते हो, क्या उनको हम कंज्यूमर मानेंगे? द आंसर इज नो, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी को कंज्यूमर नहीं मानेंगे इस केस में। आ रहा समझ? नेक्स्ट, ए बाइज अ ट्रक्स एंड हायर्स अ ड्राइवर टू प्लाई इट, ए इज नॉट अ कंज्यूमर, यहां पे वो कंज्यूमर नहीं है भाई साहब। क्लियर है? क्योंकि उसने ड्राइवर को हायर करा, खुद से एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। क्लियर है? मगर एक बात सुनिए, मिस्टर ए ने कार खरीदी या ट्रक खरीदा, आ रहा है समझ? ट्रक खरीदा, मगर भाई मिस्टर ए का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनका पैर चला गया और उसके बाद उन्होंने कोई ड्राइवर रख लिया अपने ट्रक को चलाने के लिए। क्या मिस्टर ए उस ट्रक के उस ट्रक के कंज्यूमर माने जाएंगे अभी भी? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस, उनको माना जाएगा। यहां पर उसको कमर्शियल पर्पस हम नहीं बोलेंगे। क्लियर है? कमर्शियल पर्पस हम यहां पे नहीं बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कमर्शियल पर्पस का बेटा मतलब देखो, ऐसा नहीं कि आप खुद ही उसको काम कर रहे हो, आपका कोई दूसरा बंदा भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं दिक्कत हो जाएगी। बस ये एक और चीज देखनी है, क्योंकि ये ना केस टू केस डिपेंड करेगा। बस एक चीज ये देखनी है कि बहुत बड़ा बिजनेस है आपका और आप प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हो, वो कमर्शियल पर्पस में आ जाता है, उसमें हम कंज्यूमर नहीं मानते फिर। ठीक है? A has one cloth shop, कपड़े की दुकान है. He starts another business of a photocopier and buys a photocopy machine. Therefore, he hasn't bought this machine exclusively for the purpose of earning livelihood. He is not a consumer under the act. भाई एक्सक्लूसिवली अपने जिंदगी आपको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लेते तो हम आपको कंज्यूमर बोल देते, उसको कमर्शियल पर्पस हम नहीं बोलते। मगर आपने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे क्या लिखा है? He hasn't bought this machine exclusively for the purpose of earning. अगर आपने भाई एक्सक्लूसिवली लाइवलीहुड कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए अगर वो मशीन नहीं खरीदी है, कमर्शियल कुछ आपको आपने क्या करा है, फर्दर प्रॉफिट कमाने के लिए करा हुआ है कुछ, तो भाई साहब आपको उस केस में हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। क्लियर? द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू एक्सक्लूड बिग बिजनेस, मतलब मेन मकसद ये है, समझ आ रहा है, हाउसेज कैरिंग ऑन द बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ द एक्ट. At the same time, it is pertinent to save interest of small consumers who buys the goods for self-employment to earn the livelihood, like rickshaw puller buying rickshaw for self-employment, a farmer purchasing the fertilizers for his crops, a taxi driver buying a car to run it as a taxi, etc. ठीक है? तो ये जो छोटे मोटे लोग हैं जो उन्होंने कुछ खरीदा है अपनी रोजगारी के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी जिंदगी अच्छे से चल जाए उसके लिए, तो उसको हम कंज्यूमर मानेंगे। ठीक है? मगर बड़े बड़े लोग जो हैं, ठीक है, जिनका काम ही है बिजनेस बढ़ाना एंड ऑल, उनको हम कंज्यूमर नहीं मानते हैं। आता है समझ? आता है? तो आप बोलोगे सर अगर उनके साथ कोई दिक्कत हुई, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ कोई दिक्कत हुई, तो वो रेमेडी कहां से लेंगे? कोई दिक्कत नहीं बेटा, सिविल कोर्ट्स है ना, वहां जाइए ना आप। अब कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाएंगे एज ए कंज्यूमर, आप सिविल कोर्ट में जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वहां जाएं। ऐसा नहीं कि रेमेडी नहीं मिलेगी आपको, रेमेडी मिलेगी। रेमेडी कैसे नहीं मिलेगी? आपने
जरूर मिलेगी। आपने भाई हजारों स्विंग मशीन खरीदी, आपने हजारों फोटोस्टेट मशीन खरीदी हैं, आपने हजारों गाड़ियां खरीदी हैं, और अगर कोई डिफेक्ट आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो ऐसा थोड़ी आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, मिलेगी, मगर एज अ कंज्यूमर, आप कंज्यूमर कोर्ट में आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। आप चाहिए सिविल कोर्ट में चाहिए, आराम से आपको रेमेडी मिलेगी। ऐसा थोड़ी रेमेडी नहीं मिलेगी, आपको बस कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, और कंज्यूमर नहीं माना गया तो भाई साहब फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको प्रोटेक्शन या रेमेडी भी नहीं मिलेगी। आ रहा समझ? क्लियर है? चलिए, केस समझ आया, एग्जाम्पल समझ आ गए, कमर्शियल पर्पस क्लियर है। ये लीजिए डिसाइडेड केस। बेटा इतने डिसाइडेड केसेस दूंगा आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते, इतने डिसाइडेड केसेस आपको मिलेंगे, बहुत से डिसाइडेड केसेस देंगे अपार्ट फ्रॉम योर मॉड्यूल। मॉड्यूल में जो है वो तो आप पढ़ोगे वो तो है ही, मगर उसके अलावा भी बहुत से डिसाइडेड केसेस आपको मैं दूंगा। तभी मैं आपको बोल रहा हूं बेटा संभाल के रखना ये मेरे पीपीटीज वाले नोट्स, ठीक है? बाद में मुझे ना बोलना सर पीपीटी प्रोवाइड कर दो प्लीज एंड ऑल, ये सब नहीं, आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है? मेरी मेहनत है पीपीटीज बनाना, आपकी मेहनत है इसको मेंटेन करके अपने पास रखना, दैट्स इट, और पढ़ना। क्लियर है? चलिए क्या लिखा है देखते हैं आगे। इन अनंतराज एजेंसीज वर्सेस चलको, द कंपनी परचेज्ड अ कार फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ अ डायरेक्टर। ओहो, कंपनी ने गाड़ी खरीदी है किस लिए? डायरेक्टर के प्राइवेट यूज के लिए। द कार हैड अ सीरियस डिफेक्ट्स and it stopped working altogether. The complainant claimed the replacement of the car, या तो रिप्लेस करिए भाई या तो रिफंड करिए with interest. It was held that the car had been purchased for profit making of the company on large scale. लो भाई, जो जिससे गाड़ी खरीदी गई है, वो जो कंपनी, जो गाड़ी वाली कंपनी की बात कर रहा हूं, ठीक है? जो गाड़ी जिससे खरीदी गई, जो एजेंसी है, वो क्या बोलती है कि भाई साहब आपने जो गाड़ी खरीदी है ना, वो आपने किस लिए खरीदी हुई है? फॉर प्रॉफिट मेकिंग, फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए आपने खरीदी है। और अगर कमर्शियल पर्पस की आपने खरीदी हुई है तो भाई आप तो कंज्यूमर है ही नहीं, और जब कंज्यूमर नहीं तो आप केस कैसे फाइल कर रहे हो? वो ये बोल रहा है। क्लियर है? मगर यहां पे क्या हो रहा है? देयर वॉज नो नेक्सस बिटवीन द परचेज ऑफ द कार एंड प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. The complainant was a consumer and the complaint was admissible under the Consumer Protection Act. यहां पे मगर कोई रिलेशन ही नहीं है। यहां पे भाई एक गाड़ी खरीदी है डायरेक्टर के पर्सनल यूज के लिए, यहां पे प्रॉफिट मेकिंग का बता दो क्या मतलब हो रहा है? कोई मतलब हो रहा है? कोई कनेक्शन है? आप खुद सोचिए, बताइए, कोई कनेक्शन है? यहाँ पे कंपनी ने गाड़ी खरीदी है अपने डायरेक्टर के मूवमेंट के लिए, आने जाने के लिए उसके। हाँ बताइए भाई, बताओ। हाँ, डायरेक्टर के प्राइवेट यूज के लिए गाड़ी खरीदी है एक। यहाँ पे कोई प्रॉफिट अर्निंग का कोई मतलब है, दिख रहा है आपको? कोई कनेक्शन दिख रहा है? कोई नेक्सस है यहाँ पे? द आंसर इज नो। जब भाई साहब प्रॉफिट मेकिंग का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर भाई साहब कमर्शियल एक्टिविटी ही नहीं है। जब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है तो भाई साहब फिर तो कंज्यूमर हो गए, फिर तो कंज्यूमर हो गए कि नहीं? जब कंज्यूमर हो गए फिर तो प्रोटेक्शन इस एक्ट के अंदर मिलेगी। वही इस एक्ट के अंदर बोला गया, वही इस केस में बोला गया। देख लीजिए, देयर वॉज नो नेक्सस बिटवीन द परचेज ऑफ द कार एंड द प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, डायरेक्टर के प्राइवेट यूज में कार का यूज होना और बिजनेस चलना, कंपनी का प्रॉफिट कमाना, क्या लिंक है इससे? कोई लिंक नहीं है। क्या लिंक है बताइए? द कंप्लेनेंट वॉज अ कंज्यूमर एंड द, जो इसने भी कंप्लेंट फाइल करी है, जो कंपनी है उसको कंज्यूमर माना जाएगा। एंड द कंप्लेनेंट वॉज एडमिसिबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर है? आता है समझ? चलिए एक और एग्जांपल आपका है, नीचे आते हैं। इंस्टॉलिंग कंप्यूटर लिमिटेड वर्सेस PR कटी। क्या बोल रहा है? द कंप्लेनेंट परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ओहो, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने कंप्लेन फाइल करी है उसकी बात कर रहे हैं। विच वॉज टू बी यूज बाय हिज ऑफिस स्टाफ फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। लो भाई, पर्सनल पर्पज के लिए खरीदा मगर उसके ऑफिस स्टाफ ने बिजनेस के लिए यूज करना शुरू करा है। द कंप्लेनेंट वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर बाय प्रोफेशन। द कंप्यूटर वॉज नॉट बींग यूज टू अर्न हिज लाइवलीहुड। लाइवलीहुड के लिए कोई उसका काम नहीं हो रहा है कंप्यूटर का, ठीक है? लाइवलीहुड के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, बिजनेस के लिए काम हो रहा है इस कंप्यूटर का। द कंप्यूटर डिड नॉट वर्क प्रॉपरली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। द नेशनल कमीशन के पास केस गया। नेशनल कमीशन ने बोला दैट द कंज्यूमर, दैट द कंप्यूटर वॉज परचेज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। लो भाई, क्या बोलते हैं? that the computer was purchased for commercial purpose and the complainant was not a consumer. The complaint was therefore dismissed. आपने अगर कंप्यूटर खरीदा है, आपने पर्सनल यूज के खरीद रहे हो, पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, आपको कंज्यूमर मान लिया जाएगा। दूसरा, अगर आपने कंप्यूटर खरीदा है, आप अपनी लाइवलीहुड के लिए अब उसको यूज कर रहे हो, आपको कंज्यूमर मान लिया जाएगा। मगर आपने जो कंप्यूटर खरीदा है उसको आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो
और लाइवलीहुड के लिए नहीं यूज कर रहे हो तो भाई साहब आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। और ये जो केस है वो थर्ड कैटेगरी में फॉलो हो रहा है। देखिए नीचे लिखा हुआ द कंप्लेनेंट वॉज, आपको ये लाइन रीड करिए अली, द कंप्लेनेंट वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर बाय प्रोफेशन, द कंप्यूटर वॉज नॉट बीइंग यूज्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड के लिए अगर नहीं है, पर्सनल यूज के भी आप नहीं कर रहे हो तो भाई साहब बचा क्या, फिर बिजनेस ही वाला बचा। समझ आ रहा है? और बिजनेस वाला हो गया तो भाई साहब उसमें क्या हो जाएगा आपका, आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, कमर्शियल एक्टिविटी आ जाएगी। नेक्स्ट, इन रैम्पियन फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस डॉक्टर प्रीतम शाह, द प्लेंटिफ वाज कौन है ये, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, द प्लेंटिफ कौन सा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। हु परचेज्ड अ मशीन फॉर हिज क्लिनिक, क्लियरली वे एक डॉक्टर है, उसने अपनी क्लिनिक के लिए एक मशीन खरीदी है। द मशीन वॉज डिफेक्टिव, तो ही सूट द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट को सूट फाइल करा जिससे मशीन खरीदी थी। The respondent contended that the machine was used by the plaintiff, used by the doctor to earn profit and hence he was not a consumer। लो भाई क्या बोलता है बंदा जिसने मशीन बेची थी, क्या बोलता है कि डॉक्टर तो कंज्यूमर है ही नहीं, क्योंकि इसने जो मशीन खरीदी है, जो मशीन खरीदी है ये तो भाई प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदी है। ठीक है, दिस प्ली जो इसने बोला, दिस प्ली वॉज रिजेक्टेड बाय द नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन ने इसकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया। सिंस द प्लेंटिफ डिड नॉट रन अ बिग हॉस्पिटल बट अ स्मॉल क्लिनिक एंड वॉज सेल्फ एम्प्लॉयड। डॉक्टर ने क्या करा, अपनी एक छोटी सी क्लिनिक खोली है, क्लिनिक में एक छोटी सी मशीन लेके रखा हुआ है, बताइए हाँ, तो क्या इसको कमर्शियल एक्टिविटी बोल देंगे हम? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ये तो भाई अपनी एक छोटी सी क्लिनिक खोला हुआ है सो दैट अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपनी जिंदगी अच्छे से चला सके। समझ आ रहा? तो यहाँ पे कोई ऐसा कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। इसी की जगह अगर बड़ा हॉस्पिटल होता, 50-100 मशीन्स आ रही हैं, हाँ, तो उसको हम मान लेंगे, मगर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। आ रहा समझ? तो वही मैं बता रहा हूं, कमर्शियल पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस क्या नहीं है, कमर्शियल, हाँ, तो उसको दैट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस बेसिस। ये आप देख के चलना, केस टू केस बेसिस पे डिपेंड सब कुछ करेगा। क्लियर है? आता समझ? तो ये कुछ आपके कमर्शियल एक्टिविटी के केसेस थे। चलिए चलिए, मेरे हिसाब से बहुत होगा इतना, हाँ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गुड्स की डेफिनेशन में वापस आते हैं। तो गुड्स का, अच्छा, इसकी कंज्यूमर की डेफिनेशन में वापस आके देखते हैं। तो हमारा गुड्स वाला पोर्शन हो गया पूरा, ये वाला पोर्शन हमारा हो गया सर, इधर वाला पोर्शन हमारा डन हो गया, डन। क्लियर है? इधर हमने कर लिया। अब आते हैं दूसरी साइड। अब दूसरी साइड आ जाओ, कंज्यूमर और कौन कंज्यूमर है। देखिए, अ कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु राइट साइड में आइए, हु हायर्स द सर्विसेज, जिसने कोई सर्विसेज अगर हायर करी है। हायर का मतलब क्या हो रहा है सर? एनी पर्सन हु अवेल द सर्विस, या तो और यूजेस द सर्विस, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। हायर का मतलब अवेल करना या यूज करना। क्या करा है? हायर्स द सर्विसेज और यूजेस द और अवेल्स द सर्विसेज, उसको हम क्या बोल लेंगे? कंज्यूमर। उसको हम क्या बोल लेंगे? कंज्यूमर। मेडिकल सर्विस आप लेते हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस आप लेते हो, एयरलाइन सर्विस आप लेते हो कि नहीं? मेडिकल सर्विसेज आप लेते हो, होटल्स की सर्विसेज आप लेते हो कि नहीं लेते हो भाई साहब? इंश्योरेंस इस सर्विस लेते हो, बैंकिंग सर्विस होती है, फाइनेंशियल सर्विस होती है, कंस्ट्रक्शन सर्विस होती है। समझ आ रहा है? हाँ, अब ये सर्विस कैसे, ये सर्विस की डेफिनेशन है आगे, अभी आगे पढ़ाऊंगा। गुड्स की डेफिनेशन भी है, सर्विस की डेफिनेशन भी है, पर्सन की डेफिनेशन भी है, सबके अलग अलग डेफिनेशन हैं। समझ आ रहा है? तो अभी तो खाली हम लोग कंज्यूमर पढ़ रहे हैं, अभी तो खाली कंज्यूमर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। समझ आ रहा है? तो वन हु हायर्स द सर्विसेज, जिसने सर्विसेज हायर करी वो कौन है भाई साहब? कंज्यूमर, पहली बात। दूसरा, एंड इंक्लूड्स क्या? इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज। लो भाई, बताइए भाई, कौन? बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज। हायर जिसने करी वो, या तो बेनिफिशियरी जो उस सर्विसेज का है वो भी क्या है भाई साहब? वो भी कंज्यूमर है, वो भी क्या है? कंज्यूमर है। आ रहा है समझ? आ रहा है कि नहीं समझ? बताइए। हाँ, अच्छा, एक फादर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, ठीक है, इसलिए गए टू गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टू गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। अब पापा गए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पापा ने खरीदा, पापा ने सर्विसेज ली। समझ आ रहा है? खरीदा लेक्चर्स।
ठीक है, अब वो लेक्चर्स पापा नहीं सुन रहे, कौन सुन रहा है? उनका बच्चा सुन रहा है, बेनिफिशियरी। समझ आ रहा है? कौन हो रहा है? बेनिफिशियरी ऑफ द सर्विसेज। समझ आ रहा है? तो दोनों कंज्यूमर, पापा भी कंज्यूमर, बच्चा भी कंज्यूमर। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? ठीक है, द वन हु हायर्स द सर्विसेज एंड इंक्लूड्स द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी दोनों क्या है सर? हमारे कंज्यूमर हैं। मगर आगे फिर से वही लाइन, बट डज नॉट इंक्लूड। अब डज नॉट इंक्लूड में यहां पे एक चीज है, यहां दो नहीं है। डज नॉट इंक्लूड व्हाट? क्या है? एनी पर्सन हु हायर्स द सर्विसेज, किस लिए? फॉर कमर्शियल पर्पस। लो भाई साहब, ये कब इंसर्ट हुआ है? 2002 में इंसर्ट हुआ था। क्या? अगर किसी भी इंसान ने सर्विसेज को हायर किया है, मगर सर किस लिए किया है? फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए किया हुआ है, तो सर उनको हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। मतलब सर क्या बोल गया ये? क्या बोल रहा है? बताइए, बताइए क्या बोल रहा? बताइए क्या बोल रहा है? बताइए। हाँ, सोचो, मेरा एक होटल है, ठीक है, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है मेरा, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया वहां पे गेस्ट आते हैं। अब मुझे मिस्टर ए ने बोला था कि मैं होटल का मालिक हूं, मुझे मिस्टर ए ने बोला था कि मैंने 50 BMW गाड़ियां ली हुई हैं, अगर आपको कभी भी गाड़ियों की जरूरत पड़े, हाँ, अपने गेस्ट को घुमाने के लिए, फिराने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा आप। ठीक है, क्लियर है? मैंने क्या किया? मैंने उसको कांटेक्ट किया क्योंकि मेरे होटल में बहुत भीड़ हो गई, ठीक है, वेकेशंस का टाइम है, भरा हुआ होटल। मैंने क्या करा? उसको कांटेक्ट किया कि भाई साहब मुझे ना तुम्हारी गाड़ियां चाहिए डेली बेसिस पे, मुझे कम से कम तुम्हारी 20-30 गाड़ियां यहाँ पे चाहिए, या 50 है तो 50 क्या पता जरूरत पड़ जाए, ठीक है, डेली बेसिस में यहाँ पे चाहिए, यहीं खड़ी ही कर दो लाके अब तुम। ठीक है, क्लियर है? तो मैं उससे क्या ले रहा हूं? मैं सर्विसेज ले रहा हूं। समझ आ रहा है? मैं होटल वालों में से क्या ले रहा हूं? सर्विसेज ले रहा हूं। किस लिए सर्विस ले रहा हूं? किस लिए ले रहा हूं? अपने गेस्ट को प्रोवाइड करने के लिए सर्विस। प्रॉफिट मेकिंग के लिए ले रहा हूं क्या? द आंसर इज, और प्रॉफिट मेकिंग के लिए ले रहे, बड़ा बिजनेस भी है, तो क्या इसका कमर्शियल पर्पस हो गया क्या? द आंसर इज यस। तो मैं कौन हूं? सर्विस रिसीवर। मैंने उससे सर्विसेज ली है, वो है सर्विस प्रोवाइडर। तो मैंने जो सर्विस रिसीव कर रहा हूं, क्या मैं कंज्यूमर हूं? क्या मैं कंज्यूमर हूं या नहीं हूं? बताइए जरा, बताइए, कंज्यूमर हूं या नहीं हूं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। सर मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मुझे कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। समझ आ रहा है? मैं कंज्यूमर नहीं, क्योंकि मैं जो सर्विसेज उससे ले रहा हूं वो कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहा हूं। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? बताइए भाई, आ रहा है समझ? ऐसे ही बोल सकता हूं, मेरी बहुत सी बड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हो सकता है। अब मुझे क्या चाहिए होता है भाई? मुझे जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं, हाँ, उनकी मुझे सर्विसेज चाहिए। कैसे चाहिए? क्योंकि भाई मुझे यहां से अपने फैक्ट्री से माल पहुंचवाना है, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में पहुंचवाना है। अब मेरा काम तो मैन्युफैक्चरिंग का है, मेरा काम ट्रांसपोर्ट का तो है नहीं। समझ आ रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग मैंने करी, मगर मैंने सर्विसेज किसकी हायर करी है? ट्रांसपोर्ट वाले की सर्विसेज हायर करी। समझ आ रहा है? किस लिए करी है? टू मेक द प्रॉफिट सर। ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 50-100 ट्रक चाहिए भाई साहब, कि नहीं? तो मैंने जो सर्विसेज उससे ली हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी से, तो जो सर्विसेज मैं ले रहा हूं, क्या उसके लिए मैं कंज्यूमर हूं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो सर, वो कंज्यूमर आपको नहीं माना जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पे आप कमर्शियल पर्पस के लिए उनकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। आ रहा है समझ? आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए भाई, बताओ, आया कि नहीं आया? बताओ कि नहीं आया? अच्छा, आ गया समझ? सिंपल है, क्लियर है, यही आपकी कंज्यूमर की डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, यही। और एक और चीज बता देता हूं, ऐड कर देता हूं, कि जो चीज भी आप खरीद रहे हो, बाइज द गुड्स और हायर द सर्विसेज, उसके लिए एक चीज होनी चाहिए, दैट इज कंसीडरेशन। उसके लिए क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन होना चाहिए। क्लियर है? आता है समझ? अभी डेफिनेशन में रीड करूंगा, ऊपर से आपको रीड कराता हूं, आपको दिखाता हूं, आप क्लियर है? मगर बिफोर कमिंग अप टू द डेफिनेशन, ऊपर आने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जरा मुझे उसका आंसर दे देना आप थोड़ा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा सुनो, एक कंपनी है, एक कंपनी है, क्लियर है? अब कंपनी ने क्या किया है? कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी में बहुत ज्यादा काम आ गया,
ठीक है, मैं बोल देता हूं कि भाई फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, ठीक है, और ये कोई कंपनी ऐसी है जो ऑडिट का काम करती है एंड ऑल, जो भी ले लो, ठीक है, ऑडिट फर्म ले लो, जो भी लेना आप ले लो। अब वर्कलोड बहुत ज्यादा है, कंपनी ने बोला अपने एम्प्लॉयज को, मैं बोल देता हूं 50 एम्प्लॉयज हैं, कि भाई साहब आज अब तुम लोग को थोड़ा ना लेट काम करना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, ठीक है, और क्या पता रात को देर देर से जाना पड़े। एम्प्लॉयज बोलते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कंपनी ने भाई एम्प्लॉयज को लेट रोका, तो ऑब्वियस सी बात है भाई खाने पीने का ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा, उनका रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। कंपनी ने क्या करा, हल्दीराम से ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर किया, और आपको पता है हल्दीराम से बड़ी बड़ी थालीज आती हैं, ठीक है, तो 50 एम्प्लॉयज के लिए हल्दीराम से कंपनी ने क्या मंगाई है, थाली। तो मैं लिख देता हूं व्हाट फूड, और ब्रैकेट में लिख देता हूं थाली। कितनी थाली, बॉट 50 थाली, 50 थाली मंगाई है, 100 मंगाई है, जो भी लेना एज द केस में भी, ठीक है। थालियां मंगाई, किस लिए मंगाई है सर, किस लिए मंगाई है, एम्प्लॉयज के लिए, तो किस लिए है, गिवन टू एम्प्लॉयज, गिवन टू एम्प्लॉयज, किस लिए सर, फॉर लेट शिफ्ट, लेट शिफ्ट के लिए उनको खाना दिया। क्लियर है, बताइए भाई। अब क्या हुआ, वो खाना जो आया था, वो जो खाना आया था, क्या पता उस खाने में कोई ना कोई दिक्कत थी, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, ये जो एम्प्लॉयज थे ना, इन एम्प्लॉयज को हो गई फूड पॉइजनिंग। लो भाई साहब, क्या हो गया, एम्प्लॉयज को हो गया फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई। बताइए, आप एक बात बताओ, ये जो खाना आया था, ये 50 थाली आई थी हल्दीराम से, इसके लिए क्या हल्दीराम के अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये केस फाइल करने की बात तो तब आएगी, पहले तो ये बताइए आप कंज्यूमर हैं कि नहीं, आप कंज्यूमर हो या नहीं हो, पहले तो ये बताओ, बताइए आप कंज्यूमर हैं या नहीं है। सर, एनीवन हु बाइज द गुड्स, बाय करा किसने करा, कंपनी ने, एनीवन हु बाइज द गुड्स, ठीक है, क्लियर है। और क्या है, लॉफुल यूजर ऑफ दैट गुड्स, सर एम्प्लॉयज ने लॉफुली यूज भी किया, दोनों कंज्यूमर अभी तक तो हो रहे हैं, हाँ, बट डज नॉट इंक्लूड फॉर कमर्शियल पर्पस। सर बस मेन मुद्दा अब यहां पे एक ही आ रहा है कि सर क्या ये कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स बाय करे गए थे, जो खाना बाय किया गया था ये कमर्शियल पर्पस के लिए बाय किया था क्या बिजनेस कंपनी के प्रॉफिट कमाने के लिए खाना बाय किया गया था क्या, ऐसा कुछ है क्या, बताइए। क्योंकि कमर्शियल पर्पस में नहीं है, कमर्शियल एक्टिविटी में यूज नहीं हुआ है, तब तो भाई साहब कंज्यूमर है, दोनों कंपनी भी कंज्यूमर, एम्प्लॉय भी कंज्यूमर, तब तो भाई केस फाइल हो सकता है। पहले तो ये देखेंगे ना केस फाइल कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके लिए तो ये देखेंगे ना कंज्यूमर हो कि नहीं हो, तो कंज्यूमर हो कि नहीं हो उसके लिए हमको डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, डेफिनेशन में जाते हैं तो वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी वर्ड यूज आता है। अब बस ये देखना है कि सर ये जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज हुआ है क्या, ये जो प्रोडक्ट लिया गया है, जो फूड खाना लिया गया है, बताइए। मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल सा है, वेदर फूड बॉट, जो खरीदा गया है फॉर कमर्शियल पर्पस, बताइए। बॉट फॉर कमर्शियल पर्पस, बताओ क्या लगता है, क्या लगता है, खाने पीने से कोई प्रॉफिट का लिंक है, कुछ है तो बताओ, है कि नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं क्या है इसका आंसर, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, कोई यहां पे कमर्शियल पर्पस नहीं है। और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दिस इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को माना गया है इसको। दिस इज सेल्फ कंजम्पशन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयरफॉर कंपनी एंड एम्प्लॉय दोनों के दोनों को हम कंज्यूमर मानेंगे, दोनों को दोनों हम कंज्यूमर मानेंगे। और अगर कंज्यूमर है तो सर हम केस फाइल कर सकते, तो दिक्कत है ही नहीं। समझ आ रही है।
समझ आ रही है? तो इसको कमर्शियल नहीं, इसको क्या बोला गया है? सेल्फ कंजम्पशन। दिस इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मैं ऐसे कर देता हूं, सेल्फ कंजम्पशन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। आता है समझ? आता है समझ? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, बुक पे आ जाते हैं, अपनी बुक पे आ जाते हैं वापस। और आपको मैं एक बार डेफिनेशन दिखाता हूं, पहले एक बार डेफिनेशन अब देख लेते हैं, आपको पूरा आती है डेफिनेशन, मैं रीड करता हूं, बस आपको आती है बस। देखिए, एनी पर्सन हु बाइज द गुड्स, हु बाइज द पहला गुड्स वाला है, इसलिए फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, अब कैसी कंसिडरेशन देख लीजिए, कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड, या तो आपने पे कर दिया, या तो प्रॉमिस्ड, या तो आपने बोला कि हम पे करेंगे, या तो पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस आपने कर दिया, आधा दे दिया, आधा बोला बाद में दे देंगे, और या तो अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या तो आपने इंस्टॉलमेंट एंड ऑल वाली बात कर ली है। समझ आ रहा है? तो क्या हो रहा है, एनी पर्सन हु बाइज द गुड्स और कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन कैसा, चार तरीके से हो रहा है कंसिडरेशन। कैसे सर? या तो हैज बीन पेड, या तो सर प्रॉमिस टू बी पेड, या तो सर पार्टली प्रॉमिस पार्टली पेड, और या तो सर डेफर्ड वाला। तो चार तरीके से कंसिडरेशन हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स। एनी यूजर, सर कौन सा यूजर? लॉफुल यूजर, राइटफुल यूजर, other than the person who buys the goods for consideration paid or promised or partly promised or under any system of deferred payments when such goods is used with the approval of such person, but does not include what? A person who obtains the goods for number one resale or yeah for the commercial purpose। क्या हमने पढ़ लिया है? क्या हमने पढ़ लिया सर? बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। क्लियर है? आपको एक एक वर्ड का मैंने मीनिंग भी क्या है सब कुछ बता दिया। आगे उसी तरीके से आपका सर्विस है, एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन देख लीजिए फिर वही से विच हैज बीन पेड, promised, partly paid or partly promised or under the system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails। other than का मतलब जो खरीद रहा है या जो अवेल कर रहा है वो नहीं, उसके अलावा पर्सन। ठीक है? एक बंदा है जिसने खरीदा या हायर किया, और दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? जो यूज कर रहा है, जो उसको बेनिफिशियरी है। समझ आ रहा है? तभी लिखा है अदर देन द पर्सन हु हायर्स और अवेल्स, अदर देन द पर्सन हु बाइज, ऊपर गुड्स के केस में सर्विस और कंसिडरेशन पेड एंड प्रॉमिस, और आगे लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड पर्सन हु अवेल्स सच सर्विसेज फॉर कमर्शियल पर्पस। क्या हमने पढ़ लिया है? क्या हमको आता है? आंसर इज यस सर, हमको तो आता है, हमने तो पढ़ लिया पूरा सर। क्लियर है? आइए अब नीचे आपको दिखाता हूं, कमर्शियल पर्पस वाला था ना, आपको मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, स्लाइड से मैंने दिखा दिया। देखिए एक्सप्लेनेशन में, द एक्सप्रेशन कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड यूज बाय अ पर्सन ऑफ गुड्स bought and used by him exclusively, किस लिए? for the purpose of earning his livelihood by means of self employment। done आता है हमको। एक और है, the expression buys any goods or hires or avails any services includes, क्या मतलब हो रहा है? buys या hires और सर्विस का मतलब क्या? ऑफलाइन, चाहे ऑफलाइन में हो, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन से हो, या तो सर टेली शॉपिंग से हो। टेली शॉपिंग होता है ना, हाँ, कि देखा आपने? ये बेल्ट ले लीजिए 10 दिन में पतले हो जाएंगे, हाँ ये देखा है आपने कि नहीं? 10 दिन में वेट कम हो जाएगा, देखा है? हाँ, वो इसको टेली शॉपिंग बोलते हैं। समझ आ रही है? टीवी में आता रहता। डायरेक्ट सेलिंग होती है जो भाई डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर बेचता है। ठीक है? डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर होलसेलर को एंड ऑल बेच रहा है, उसको डायरेक्ट, ये भी हमारा टॉपिक है, डायरेक्ट सेलिंग वो भी आएगा। और मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है? तो ये सब चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी, ये सब चीजें इंक्लूड होंगी। क्लियर है? ऐसा नहीं कि शॉप पे जाके अगर आप खरीद रहे हो या सर्विस ले रहे हो उसी को हम इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन मोड से भी होगा जो भी, वो सब इस पे आ जाएगा। क्लियर है? आता है समझ? आता है समझ के नहीं आता समझ? यहां जाके हमारी एक डेफिनेशन अभी खत्म होती है कंज्यूमर की। समझ आ रहा है? डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इज ओवर। कंज्यूमर की डेफिनेशन होती है ओवर। मगर अब कंज्यूमर के साथ साथ हमको क्या देखना है? कंज्यूमर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी कौन कौन सी है? कंज्यूमर में एक चीज हमने पढ़ा सर, एनी पर्सन आगे लिखा है, गुड्स वो भी आगे लिखा है, सर्विसेज वो भी आगे लिखा है। समझ आ रहा है? क्लियर है? डिफेक्ट इन गुड्स वो भी आगे पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी इन सर्विस वो भी आगे पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर है? तो अभी खाली कंज्यूमर का हुआ, कंज्यूमर से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें हैं। ठीक है? कंज्यूमर से बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है, उन सब का भी मीनिंग अभी हमको आगे देखना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अभी खाली आपका कंज्यूमर डेफिनेशन हुई है, दैट्स इट।